अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 9 दिसंबर 2024 और आज से कमोबेश 15 दिन कबल सानहा 26 नवंबर हुआ। सानहा 26 नवंबर पर मुतासरा जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह सवाल पूछा कि गोली क्यों चलाई, लेकिन आज वो सवाल सोशल मीडिया से निकलकर पार्लियामेंट तक पहुंच गया। पार्लियामान में हुकूमती अरकान ने इस पर खामोशी इख्तियार की और उनकी खामोशी का इकरार है। इससे मुतालिक मैं और वसीम मलिक इस व्लॉग में आपके सामने तफसीलात रखेंगे और साथ ही हम ये बात करेंगे कि सानहा 26 नवंबर पर रियासत की जानिब से तो जो कुछ किया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो जेल में नहीं है, जेल से बाहर है, वो अब तक क्या कर रही है, उनका कंडक्ट क्या है, और वो सहाफ़ी जिन्होंने ग्राउंड पर रहकर रिपोर्ट किया उनको कैसे प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। इससे मुतालिक भी तफसीलात में और वसीम मलिक इसी एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वसीम, आज जरताज गुल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन है, खातून रुकन है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सारी क़यादत जो बाहर है उस पर सबकत ले गई, ऐसे कि उन्होंने वो 7 सवालात पूछे पार्लियामेंट्री एक फोरम पर और उस पर पार्लियामेंट्री फोरम को एक्शन भी लेना पड़ गया। हुकूमती अरकान हैं, उनकी खामोशी क्या थी उससे मुतालिक भी मैं आती हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज तक हमने उनकी सियासी हिकमत अमली के बारे में बात नहीं की। हमने सानहा 26 नवंबर को रिपोर्ट किया कि वहाँ पर आम शहरियों के साथ रियासती सलूक क्या था, लेकिन पीटीआई की क़यादत का अब सलूक क्या है? एक क्रिमिनल मैटर है, उसमें तो सेकंड काउंट होते हैं, अभी तक एक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई सानहे की। इस पर जाने से पहले मैं ये समझता हूँ कि आज जो कुछ हुआ पार्लिमानी कमेटी में, उस पर हम आते हैं। मगर आपने अपने इंट्रो में कहा कि क्या हुकूमत ये मान चुकी है, तो हुकूमत तो कब की मान चुकी कि गोली चली थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑन द रिकॉर्ड माने, और इन सब में से बाकी तमाम लोग हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड ये तस्लीम करते हैं कि उस दिन गोलियां चली थी। लेकिन इनमें से साहिब किरदार कोई नहीं है कि बाहर निकल कर ओनरशिप लेते। ऑनरशिप लेना दूर की बात, इन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा, नया तरीका ढूंढा कि सहाफ़ी जो कि 26 नवंबर को ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे थे उनको धमकाना डराना शुरू कर दिया। किसी के घर पुलिस भेज दी, किसी के भाई को उठा लिया, किसी पर आइस का मुकदमा बना दिया। और बहुत सारे अभी भी ऐसे सहाफ़ी हैं जो ज़ेर ताब हैं और उनको धमकियां भी मिल रही हैं। रिपोर्ट्स भी इस तरह से आ रही हैं कि इतने मुकदमात बनाए गए हैं, इनके साथ ये सलूक किया जाएगा, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा, तमाम को फिक्स किया जाएगा। उस पर हम आते हैं। मगर आज जरताज गुल ने जो एक फ्लोर ऑफ द हाउस तो नहीं, लेकिन ये पार्लियामेंट्री फोरम है, हाँ जी, उससे जो सवालात उठाए वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से या वजारत दाखिला से ये सवालात किए। कहा कि वज़ीर दाखिला बताएं कि किसने हुक्म दिया कि 25 और 26 नवंबर को शहरियों पर सीधी फायरिंग की जाए। फिर उन्होंने कहा कि कितने अफराद की अमवात हुई और कितने ज़ख्मी हुए ये बताया जाए। फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला बताएं कि मतीउल्लाह जान को पिम्स अस्पताल के बाहर से अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए क्यों गिरफ़्तार किया गया। फिर पूछा गया कि इस्लामाबाद से 1100 पश्तूनों को लिसानी बुनियाद पर क्यों गिरफ़्तार किया गया। फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला बताएं कि सहाफ़ियों को उनकी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करने पर धमकाया क्यों जा रहा है। फिर उन्होंने मज़ीद लिखा कि मेरे हल्के से शफीक लुंड शहीद हुआ और लाश नहीं दी जा रही थी। ये सवालनामा वज़ीर दाखिला को दे दीजिए और इनसे कहिए कि जवाब दें, ये जरताज गुल ने कहा। और फिर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हमारे भी जो लोग गिरफ़्तार हैं उनको छुड़ाने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। फिर खुरम नवाज़ जो है उन्होंने कहा कि पश्तूनों की गिरफ़्तारी का एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर जो खुरम नवाज़ है उन्होंने कहा कि हल्फिया कहता हूँ कि मेरे इस्लामाबाद के लोकल लोग भी गिरफ्तार हैं, यानी पीएमएलएन के लोग भी गिरफ्तार हो गए इस मामले में। पीएमएलएन के नहीं है वसीम, ऐसा है कि खुरम नवाज हो, चाहे वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हों, चाहे वो अंजुम अकील खान हो, गो के फॉर्म 47 से जीत कर आए, लेकिन एक अरसे से इस्लामाबाद के लोकल सतह की सियासत से लेकर और वो इस्लामाबाद के हलकों से जीतते हैं, तो यहाँ की सियासत ही कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि भाई हमारे हलकों के भी बहुत से लोग, देखिए वो जो लोकल सियासत होती है वो कहीं ना कहीं सियासी लाइन से अलग होती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ हुआ वो जरा एग्जैक्टली रिपोर्ट कर दें। फिर जरताज गुल ने कहा कि हमारा सवाल बस ये है कि शहरियों पर गोलियां क्यों बरसाई गईं। फिर ये भी कहा गया कि एक सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं, कोलीग हैं, कमर मेकन, उनका नाम लिया गया कि उनकी भी दरख्वास्त आपको दी है, उसको भी हरासा किया जा रहा है। फिर जो कमेटी के चेयरमैन हैं खुरम नवाज़, उन्होंने कहा कि आइंदा इजलास में वज़ीर दाखिला इन सवालात के जवाब दें। तो किसी न किसी फोरम पर एटलीस्ट ये आवाज़ फाइनली उठी है, और इस पर हमारा तो पहले दिन से मुतालबा था कि कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया गया। हमने कल के एफसीआर के प्रोग्राम में भी ये बात की कि देखिए
नो डाउट कि प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेल से बाहर की क़यादत है, उन्होंने कोई अजीबो गरीब फिगर्स दिए, किसी ने 250, किसी ने 150, किसी ने 200, इन लोगों ने 350, इन लोगों ने आपस में कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं की। और फिर चेयरमैन जो हैं वो बैरिस्टर गौर, उन्होंने कहा कि 12 शहादतें हुई। 27 नवंबर के व्लॉग में हमने ये कह दिया था कि एटलीस्ट हतमी तौर पर हम अपने ज़राए से ये बात बता सकते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 कारकुन थे वो इस सारे मामले में जाँ बहक हुए हैं। तो अब ये सवाल जो है वो एटलीस्ट उठाया गया है, और इस सवाल पे वज़ीर दाखिला जो है वो क्या जवाब देते हैं वो तो आगे बढ़ने से पहले आज क्योंकि कमेटी का जब इजलास हो रहा था तो उसमें ज़रताज गुल पहले, जैसे कमेटी का एक मामूल का एजेंडा होता है वो ख़त्म हुआ तो उन्होंने पहले पूछा कि वज़ीर दाखिला कहाँ है, क्योंकि ये हो ही वज़ारत दाखिला में इजलास रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम तो वज़ारत दाखिला तक सब चल के आए हैं कि आज या वज़ीर दाखिला बैठे होंगे, तो उनकी वज़ारत में आकर भी वो मौजूद नहीं, क्योंकि अक्सर वज़ारत दाखिला के कमेटी इजलास में वो मोहसिन नकवी साहब जो यूजुअली कुछ मिस नहीं करते वो वहाँ मौजूद नहीं होते। और वहाँ पर क्योंकि सारी जमातों की नुमाइंदगी होती है, वहाँ सब बराबर सवाल करते हैं, वहाँ हर कमेटी मेंबर के सवाल को अहमियत दी जाती है। तो वहाँ पर ज़रताज गुल ने ये कहा कि जो PMLN के इस्लामाबाद के हलके से गालिबन वहाँ पर अली बुखारी को हरा कर आए हुए हैं, बल्कि अली बुखारी को हरा के नहीं आए हुए, खुरम शहजाद का डिफरेंट हल्का है, वो शुएब शाहीन के मुखालफत वाला। तो उन्होंने कहा कि आप पहले उन्होंने ज़रताज गुल साहिबा को बोलने नहीं दिया, तो फिर ज़रताज गुल ने बाकायदा एक तमहीद बांधी। उन्होंने बताया कि मैंने आपको ये सवालात 3 दिन पहले भेजे थे कि आज की कमेटी के एजेंडे में शामिल करें, उन्होंने नहीं किए। फिर ज़रताज गुल ने कहा कि यहाँ मीडिया मौजूद है, मैं अपने सवालात रखना चाहती हूँ, वज़ीर दाखिला नहीं है, वज़ीर दाखिला को मेरे सवालात भेजे, वो जवाब देंगे। कमेटीज़ में होता ये है अमूमी तौर पर कि जो भी सवालात सामने रखे जाते हैं उनको मुतल्लिका हुकाम को बुलाकर जवाबदेही उनसे कराई जाती है। तो अब उन्होंने जब सवालात पेश किए तो उनके सवालात के दौरान जो वहाँ पर मौजूद PMLN के ये तमाम तर कैंडिडेट्स थे जो इस्लामाबाद से जीते हुए हैं एक तरह से फॉर्म 47 पर, उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा कि गोली चलाने से मुतालिक प्रोपेगेंडा हुआ, उन्होंने नहीं कहा कि ये आप गलत बोल रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जो पश्तून प्रोफाइलिंग से मुतालिक बात है वो आप गलत कर रही हैं, वो प्रोपेगेंडा है, बहन आप प्रोपेगेंडे में शामिल ना हो। लेकिन वहां पर भी उन्होंने जो एक देखिए ये जो डिस्टिंक्शन ड्रॉ की वाले हैं, अब वो बोलते भी कैसे, ये फार्म 47 के जो रूए रवां हैं, फार्म 47 वाले MNAs जो हैं, उनको जो मेरे ख्याल में उनकी जो क़यादत है वो फैसल वोडा के ज़िम्मे है। तो इस्टेब्लिशमेंट के वो नुमाइंदे हैं, इस बात को वो ऑन करते हैं, तस्लीम करते हैं। तो फैसल वाडा तो तस्लीम कर चुके हैं, गोली चली। एग्जैक्टली, तो फैसल वाडा भी तस्लीम कर चुके हैं कि गोली चली। तो इन दिनों तो मुस्लिम लीग नून और जो फैसल वाउडा की जमात है जिस कबील से वो ताल्लुक रखते हैं, जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी हैं, वो सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो दस्तों गरीबा है इन दिनों अपेरेंटली। आई डोंट नो, मुझे ना वो सारा मामला वो हमने कल भी डिस्कस किया कि तवज्जो दिलाओ मुहिम लगती है, तवज्जो हटाने के लिए फैसल वाडा साहब मैदान में आए और बाकी लोग भी आए और एक कौमी हुकूमत और बाकी बड़े शगुफे छोड़े गए। ये सिर्फ 26 नवंबर से तवज्जो हटाना था। वसीम, ज़रताज गुल ने आज ये भी ऐलान किया है कि वो यही एजेंडा लेकर ह्यूमन राइट्स कमेटी में भी जाएंगे, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से ह्यूमन राइट्स कमेटी जिसकी सरबराही हामिद रजा करते हैं, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन थे, PTI में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, वो 2 हफ्ते पहले बल्कि 26 नवंबर से पहले एक ह्यूमन राइट्स कमेटी का इजलास हुआ था, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की भी हम कवर करते हैं उस एरिया को भी, तो उस कमेटी में हम मौजूद थे और उसको दिसंबर के पहले दूसरे हफ्ते तक एडजर्न किया गया था। अब हामिद रजा साहब तब से 26 नवंबर के बाद से कोशिश कर रहे हैं, स्पीकर को अप्रोच कर रहे हैं या सादिक को कि भाई कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है बुनियादी इंसानी हकूक़ की, उसको तलब कर लीजिए। वो अपने स्टाफ से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, सेक्रेटरी कमेटी से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इत्तला ये आती है, हामिद रजा साहब ये क्लेम करते हैं कि स्टाफ के घर पर भी पुलिस मौजूद होती है, स्पीकर रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, कमेटी का इजलास भी नहीं बुलाया जाता कि कहीं इंसानी हकूक़ की कमेटी में 26 नवंबर का जिक्र ना आ जाए। मगर ज़रताज गुल साहिबा ने ये कहा है कि आज उन्होंने एक फोरम पर सवालात उठा दिए हैं और अब वो अगला फोरम ह्यूमन राइट्स कमेटी होगा, और गो के पार्लियामेंट्री कमेटीज चाहें तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन आज तक हमने उनको बहुत ज़्यादा अपने दायरे में इस्तेमाल करते नहीं देखा। 26 नवंबर को जो कुछ किया गया उससे तवज्जो नहीं हट सकती। शॉर्ट टर्म के लिए तो गालबन अगर हट जाए, लेकिन इन अ लॉन्गर रन ये चाहे वो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हो या इस मुल्क की हुकूमत हो, उसने उस दिन जो एक किरदार अदा किया उस सारे मामले में, तो वो इन लॉन्गर रन मेरी ये ज़ाती राय है, आप इसे इख्तलाफ करें, देखने वाले इख्तलाफ करें, तो इनके गले ज़रूर पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं, देखिए कल भी हमने कहा कि वो जहाँ मैंने बात अपनी रोकी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर की क़यादत ने इस मामले को
مزید متنازع بنایا، غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس دی، بلکہ اپنے ہی کاز کو نقصان پہنچایا، اپنے کارکنوں کی شہادت کو نقصان پہنچایا. تو مختلف صحافی بھی اس حوالے سے دعویٰ کرتے رہے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ تحقیقات ہو جاتی، کیا ہی بہتر ہوتا کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بنائیں 26 نومبر کا. اور فائرنگ تو ہوئی تھی، وہ مریم آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، نہتے کارکن جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے. اس کے اوپر ایک انکوائری کمیشن بنائے، اس میں حکومت وقت ملوث ہے، اس میں اسلام آباد پولیس ملوث ہے، اس میں رینجرز کے جو پیراملٹری فورسز کے لوگ ہیں وہ ملوث ہیں. اگر اوپر سے جو ان کے بڑے عہدیدار تھے ان کی جانب سے یہ پالیسی نہیں تھی، یہ نیچے سے کہیں سے انیشیٹ ہوا، باہر آنی چاہیے چیزیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ آفیشیل فگر آنا چاہیے تھا. اب دیکھیے ابھی تک پیمز پولی کلینک مکمل خاموش کہ کتنے زخمی، کتنی شہادتیں، نہیں بتایا گیا. تو جب آپ فلو آف انفارمیشن روکیں گے، جب آپ سچ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں گے، تو پھر یہی فیک نیوز، یہ قیاس آرائیاں اور اس طرح کی چیزیں جنم لیں گی، کیونکہ آدھا سچ ہمیشہ مکمل جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور آخری بات، پاکستان تحریک انصاف کا اس سارے معاملے میں کردار دیکھیے کہ ایف آئی آر نہیں کروائی گئی. عمران خان سے ملاقات کا انتظار کروایا گیا. 2 دن کنزیکٹیولی عمران خان سے ملاقاتیں ہوئیں. عمران خان نے کہا کہ باہر جا کر ایف آئی آر کرواؤ. ان پاکستان تحریک انصاف کے باہر کی جو پارٹی قیادت ہے، کسی کے منہ سے ایف آئی آر کا لفظ نہیں. اور مزے کی بات یہ کہ زیادہ تر لائرز ہیں، اور لائرز بھی کرمنل میٹرز کے ایکسپرٹس ہیں. اچھا، ان میں سے نا یہ بیرسٹر گور ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایف آئی آر کروانے کی کوشش کی، اگر انہوں نے کوئی انٹرنیشنل میڈیا سے مخاطب ہو کے پریس کانفرنس کی، تو یہ اٹھا لیے جائیں گے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اٹھا لیے گئے تو پارٹی ختم ہو جائے گی. ان کا پارٹی کے ان عہدوں پہ رہنا اور کمپرومائز ہونا ناگزیر ہو چکا ہے. جب پارٹی عمران خان کے اتنا عرصہ جیل میں رہنے سے ختم نہیں ہوئی، تو یہ جو کل پرسوں اس کی قیادت سنبھال کے بیٹھے ہیں، ان کے جانے سے کتنی ختم ہو جائے گی، ہم سب کو اس بات کی حقیقت معلوم ہے. کل کے روز وہ عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس کی، شبلی فراز صاحب بھی پہلی مرتبہ وہ نمودار ہوئے کل کے روز. تو پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ ایف آئی آرز کروائیں گے، مگر تاحال کچھ نہیں ہوا. اچھا، پھر بیرسٹر گور صاحب نے کہا تھا کہ ہم فلور آف دا ہاؤس، عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ سیاسی سطح پر بھی اٹھایا جائے. بہت ہی اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں کوئی ریکوزیشن پیش کرتے، کوئی قرارداد، کوئی اجلاس بلانے کے حوالے سے. ایسا بھی کوئی اقدام نہیں کیا گیا، انٹرنیشنل میڈیا سے بھی بات نہیں کی گئی. ہاں، یہ کریڈٹ آپ ضرور دیجئے کہ ہم نے الجزیرہ کی اس رپورٹ کا اپنے اس پروگرام میں تذکرہ کیا تھا کہ جس میں جو جاں بحق ہونے والے کارکنوں کے اہل خانہ ہیں وہ کھڑے بھی ہوئے، وہ انٹرنیشنل میڈیا سے بھی انہوں نے بات کی. وہ بھی اسی پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کے اوپر بھی پریشر ہے، ان کے خلاف بھی مزید ایف آئی آر پولیس کر رہی ہے. پھر انہوں نے کیا کیا، جو غالباً انیس شہزاد ستی کے والد ہیں، انہوں نے ایف آئی آر کروانے کے لیے رجوع کیا. پولیس نے ایف آئی آر نہیں کی. انہوں نے 22A کی درخواست دی مجسٹریٹ کو. مجسٹریٹ نے ایف آئی آر کروانے کے لیے بھی کہہ دیا. اور ان کے وکیل جو ہیں وہ میاں اشفاق علی ہیں، جو عمران ریاض خان صحافی ہیں، ان کے وکیل رہے ہیں. تو وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں. آخر میں صرف ایک بات کہ صحافی، فیصلہ یہ ہوا کہیں نہ کہیں کہ 26 اور 27 نومبر کو گراؤنڈ پر موجود ہونے والے وہ صحافی جنہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ فائرنگ ہوئی، جنہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ کارکن جاں بحق ہوئے، ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے. اس کے نتیجے میں ایک بتایا جا رہا ہے کہ 620 غالباً ایف آئی آر سے جو درج ہو چکی ہے، بیشتر صحافی ہے ان میں. ایگزیکٹلی. اور اس میں ابھی روز خبریں آتی ہیں کہ کوئی بہت بڑا کریک ڈاؤن ہے، بہت بڑا کریک ڈاؤن ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے. کمر میکن ہمارے کولیگ ہیں، ان کے گھر پولیس بھیجی گئی تھی. ہمارے 2 اور صحافی ہیں، میرے پاس ابھی اجازت نہیں ہے ان کا میں نام ڈسکلوز کروں، لیکن ان دونوں کے بھائیوں کو اٹھایا گیا. یعنی یہ تو ہم پڑھتے تھے کہ کہیں کوئی وہ غالباً وہ ہے نا، اس میں وہ ملک کون سا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے یا نارتھ کوریا. نارتھ کوریا میں آج بھی یہ نظام رائج ہے کہ اگر دادا نے کوئی جرم کیا تھا تو اس کی جو سزا ہے وہ پوتے کو بھی دی جائے گی. تو یہاں پہ بھی، وہاں تو چلنے بدترین ماشاء اللہ نافذ ہے، یہاں پہ بھی بھائی نے جرم کیا تو سزا دوسرے بھائی کو دی جا رہی ہے. اور یہ سارے اس حوالے سے چیزیں ہیں. لیکن آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ گولی چاہے جس نے چلائی، فائرنگ تو ہوئی، تو جو فائرنگ کرنے والا تھا اسے اتنا صاحب کردار ہونا چاہیے کہ اس کو آن کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ صحافیوں کو دھمکیاں دیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور وسیم، اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت جو کہیں نہ کہیں یہ ایکسیپٹ کر رہی ہے، وہ کتنا عرصہ کسی خاص ایجنڈے کے تحت اس بات پہ پردہ ڈالے رکھتی ہے. اور سچ کیونکہ چھپتا نہیں ہے، اس نے کہیں نہ کہیں سامنے آنا ہے. تو دیکھیں گے کہ مکمل سچ کب سامنے آتا ہے. مجھے اور وسیم ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے.